जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का तो क्या मतलब है स्कूल्स का। तो यहाँ पर स्कूल्स का मतलब है स्कूल्स ऑफ थॉट। तो ये थॉट किसके, तो ये थॉट थिंकर्स के। तो इनको क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल थिंकर। उनका काम है सोचना, थ्योरी बनाना, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना। तो जो थिंकर्स का सिमिलर सिमिलर ओपिनियन रहता है उनको एक स्कूल्स में रख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे थिंकर्स एक ही बात कर रहे हैं, इनके थॉट्स में सिमिलैरिटी होती है। तो ऐसे स्कूल्स डिवाइडेड हैं अलग अलग थॉट के ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो मेनली तो 5 स्कूल्स हैं, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल, बाकी के स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक है नेचुरल स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो नेचुरल स्कूल होता क्या है? नेचुरल स्कूल होता है इम्यूटेबल और इटर्नल, मतलब अनचेंजेबल, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। कांस्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ होता है नेचुरल लॉ। इंसान के बिलीफ बदले, समाज बदले, एट्रीब्यूट्स बदले, लेकिन ये नेचुरल स्कूल चेंज नहीं होता। ये हमेशा ही इम्यूटेबल और इटर्नल रहते हैं। ये है मेन जिस्ट नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। इस पे ही बेस्ड है जितने भी नेचुरल स्कूल के थिंकर्स हैं उनकी थिंकिंग। थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन है, बट मेन जो कोर है वो यही है। क्योंकि ये चेंज नहीं होता टाइम के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है डिवाइन लॉ, भगवान का लॉ, लॉ ऑफ गॉड। और ये जो नेचुरल स्कूल है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है रिलीजन से। अब ये जो नेचुरल लॉ स्कूल है ना, वो बेस्ड है ए प्रायोरी प्रीपोजिशन पे। अब ए प्रायोरी प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रायोरी प्रीपोजिशन वो होता है जिसको एक्वायर करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इम्यूटेबल और इटर्नल है, तो आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड ही नहीं करता ना। इट इज अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन बिलीव्स। तो ये ए प्रायोरी नॉलेज पे बेस्ड है, जो कि आपको अपने आप आ सकती है बिना किसी एक्सपीरियंस के। उस टाइम पे एक बिलीफ था कि जो लॉ है वो मोरालिटी पे बेस्ड है। उनका बिलीफ था कि अगर किसी को इलीगल कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसे अपनी मोरालिटी छोड़नी ही पड़ेगी। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी लॉ में मोरालिटी नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है। तो इन दोनों में एक एसेंशियल कनेक्शन था। अब नेचुरल लॉ 4 पार्ट में डिवाइडेड है: एंशियंट थ्योरी, मेडिवल थ्योरी, रेनेसांस थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। अब इनके ये जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो साइड में दिए गए हैं। जैसे एंशियंट थ्योरीज के सोक्रेटोस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है और भी हैं। मेडिवल थ्योरी में थॉमस, रेनेसांस थ्योरी में हॉब्स, लॉक और रूसो, और मॉडर्न थ्योरी में स्टेमलर, रॉल्स, हॉल। तो इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट थ्योरी की। तो एंशियंट थ्योरी जो है, सबसे पहले जब लॉ की नींव रखी गई थी 2000 से 2500 साल पहले। तो चलिए चलते हैं ग्रीक पे। तो इसमें 3 बंदे जो हैं बहुत ही फेमस जो थिंकर्स हैं, जो ज्ञान बांटे इस थ्योरी में, वो हैं सोक्रेटोस, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग है कि सोक्रेटोस जो है वो टीचर था प्लेटो का और प्लेटो टीचर था एरिस्टोटल का। और एरिस्टोटल ने जो अपना ज्ञान बांटने का काम किया वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट को। उस टाइम में ग्रीस में, यानी कि 2 से 2500 साल पहले, बहुत ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। और ऐसा माना जाता था कि जो रिच पीपल है उन्हीं को जस्टिस मिलता है। एक होता है नेचुरल लॉ और एक होता है फिजिकल लॉ। सोक्रेटोस ने डिफाइन किया वर्च्यू, विच इज बेसिकली मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड। उनका ऐसा मानना था कि हर इंसान में एक बेसिक वर्च्यू होता है और जो क्रिटिकली इवेल्यूट कर सकता है पॉजिटिव लॉ को। वो अपने माइंड से सोच सकता है कि क्या गुड है और क्या बैड है। इसने जो है एक मेथड डेवलप किया, टीचिंग मेथड, जिसका नाम था सोक्रेटिक मेथड। इस मेथड में उनके स्टूडेंट सीखते थे क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक। ये जो सोक्रेटिक मेथड था उसका बेसिकली जो टेक्निक था वो ये था कि पहले एक थ्योरी बनाओ और उसमें खुद लूप होल ढूंढो, और जो लूप होल है
यानी कि जो खुद की गलतियां हैं उनको पैचअप करो और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ो। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट था कि जो सोक्रेटिस था वो पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहता था अपने रीजन में। तो जो सोक्रेटिस थे उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा, प्लेटो ने उनके थॉट्स को, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे, वो प्लेटो ने सोक्रेटिस के थॉट को लिखा। प्लेटो ने इसके साथ खुद का ज्ञान भी दिया जो था डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स में बोला कि ट्रांसेंडेड एस टाइप्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, जो फिजिकल वर्ल्ड हो, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड हो, इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस हो या टाइम हो, वो एग्जिस्ट करती हैं। इसको बोलते हैं आइडियलिज्म, मतलब बिलीविंग इन और परस्यूइंग सम परफेक्ट विजन और बिलीफ। ऐसा माना जाता था कि एक ऐसा परफेक्ट कोई कॉन्सेप्ट होता है जो कि एग्जिस्ट करती है और उसी को वैसा ही फॉलो करना है। प्लेटो के हिसाब से फॉर्म्स थे गुडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी, ये सब उनके फॉर्म्स थे जो कि इटर्नल और इम्यूटेबल थे, क्योंकि ये सभी को इक्वल मिला है और उनके बेस पे ये सेंस कर सकते हैं जस्टिस को। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, हमें बस इसे ढूंढना है, इसे पाना है और फॉलो करना है। ये थॉट थे प्लेटो के। प्लेटो का स्टूडेंट था 20 साल तक के एरिस्टोटल, लेकिन उसने प्लेटो की डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया। एरिस्टोटल बोलता है कि वो द नोशन ऑफ फॉर्म इटसेल्फ पे बिलीव करता है, लेकिन जो प्लेटो के फॉर्म्स थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, उस पे वो बिलीव नहीं करता। एरिस्टोटल बोलता है कि हर चीज किसी चीज की फॉर्म होती है। प्लेटो बोलता था फॉर्म्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। अब चलते हैं दूसरे थ्योरी में जो है मेडिवल थ्योरी। मेडिवल पीरियड जो था वो 10th से 12th सेंचुरी के बीच का पीरियड था। इसमें थे कैथोलिक फिलोसोफर्स एंड थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड स्टडीज करते हैं। इन्होंने क्या किया, थियोलॉजिकल बेसिस को इम्प्रोवाइज कर दिया। और जैसे कि जो ऑर्थोडॉक्स था, अर्ली क्रिश्चियन फादर्स, देयर व्यूज वेयर मोर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। थॉमस एक्विनस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट नेचुरल लॉ फिलोसोफर इन दिस पीरियड। थॉमस एक्विनस जी ने लॉ को डिवाइड किया 3 स्टेजेस में, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ। लॉ ऑफ गॉड जो गॉड ने दिया है, नेचुरल लॉ रीजन के थ्रू रिवील्ड हुआ है, डिवाइन लॉ जो कि स्क्रिप्चर्स जैसे कि जो उनके बाइबल्स थे उनसे जो आए हैं, ह्यूमन लॉज पॉजिटिव लॉ जो कि मैनमेड लॉ है। इसमें थॉमस एक्विनस जी ने थोड़ी सी होशियारी की। उन्होंने क्या बोला कि जो लॉज हैं चर्च के, यानी कि अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटेड डिवाइन लॉ के, उनको फॉलो करना, और जो चर्च की पोजीशन थी वो स्ट्रेंथन की। चर्च को अथॉरिटी दे दी हाँ लॉ इंटरप्रेट करने की। अब जैसे कि ये डिवाइन लॉ है, स्क्रिप्चर से है, तो चर्च लॉ बनाएगा और उन्हें बाकी के सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ेगा। चर्च बताएगा डिवाइन लॉ क्या है स्क्रिप्चर्स पढ़ के। अब इसके बाद जो थर्ड पीरियड था वो है रेनेसांस पीरियड। ये था 14th और 17th सेंचुरी के बीच में। इस थ्योरी में बहुत से डेवलपमेंट हुए, आर्ट्स में, थ्योरी में, पोएट्री में, म्यूजिक में, और इसमें आई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। थ्योरी के बाद जो है सोवेरेनिटी थोड़ी सी डेवलप होनी स्टार्ट हुई। थ्योरी था उसका बेसिक पॉइंट ये था कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिस होते हैं सोसाइटी के, चाहे कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो या ग्रुप ऑफ पीपल इंटर हो। इनको 3 फिलोसोफर्स ने डिफाइन किया है रेनेसांस पीरियड में, थॉमस हॉब्स, और ये है जॉन लोक या जॉन लोकी, जो भी प्रोनाउंसिएशन करो, और रूसो। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये था कि हाँ भाई हम दोनों सेफ है, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तू मेरे को मत मारना, ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो ये सबसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरा मर्डर मत करना तो मैं आपका मर्डर नहीं करूंगा। थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में ये होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि इसमें जो है सभी कोई डरे हुए होते हैं, तो कभी भी कोई भी आके मुझे मार देगा ऐसा उनमें फियर इस्टेब्लिश होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सभी और अपनी सारी पावर्स,
सारे जो राइट्स हैं वो स्टेट को दे देते हैं, सोवरेन को दे देते हैं। तो उसमें सोवरेन के पास बहुत सारी अति टाइप की पावर हो जाती है। एक बुक लिखी है लेवियाथान करके, उसमें क्या है, इन्होंने स्टेट को कंपेयर किया है एक सी मॉन्स्टर से। ऐसे कंपेयर किया है जैसे कि आप सी मॉन्स्टर जो लेवियाथान है उससे आप लड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उसका, वैसे ही स्टेट है। तो आप गवर्नमेंट से कभी लड़ नहीं सकते, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद जो है जॉन लॉक, इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का है नेचर वो थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है। ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते हैं और लिबर्टी पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो इसमें ये ऐसा सोचते हैं कि जो सारे के सारे राइट्स है वो सोवरेन को नहीं देते कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, वो बहुत थोड़े लिमिटेड पावर्स ही देते हैं सोवरेन को। और इन्होंने लाइफ को तो इम्पोर्टेंस दी है और राइट टू प्रॉपर्टी को भी इम्पोर्टेंस दी है। हॉब्स ने सिर्फ राइट टू लाइफ को ही इम्पोर्टेंस दिया था। तो पूरा नाम था जॉन जैक्स रूसो। रूसो के स्टेट ऑफ नेचर में उनके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉ एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन। इनके अकॉर्डिंग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रीजन था। इन्होंने जनरल विल की थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू हिम थोड़ा इक्वलिटी, राइट, ये सब पे फोकस किया गया। इन्होंने जनरल विल पे बहुत फोकस किया। उनका ये था कि आपको जो भी काम कर रहे हो वो जनरल विल को ध्यान में रखते हुए ओबे करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल था उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इंटरेस्ट ऑफ जनरल विल। तो ये इनके में हुलूप पोल ये था कि जो जनरल विल है वो कौन बताएगा कि जनरल विल कितना है, क्योंकि जिसमें जो मेजॉरिटी है उन्हीं का राज चलेगा, तो जो माइनॉरिटी है उनका क्या। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट पीरियड की, जो है मॉडर्न पीरियड। ये डेवलप हुई 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी में। मॉडर्न थ्योरी के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोगों ने नेचुरल लॉ थ्योरी को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रायोरी नॉलेज है ना, जो अपने आप आ जाती है, जो कि इम्यूटेबल ट्रूथ है, उनको भी डिक्लाइन कर दिया। तो यूरोप में है बहुत सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुआ इस थ्योरी के अंदर। बहुत सारे न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हुए जिनके लिए न्यू सॉल्यूशन की डिमांड हुई। उनके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल प्रिंसिपल नहीं था, किसी सोवरेन के पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो अनचेंजेबल और एब्सोल्यूट कोई प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करें। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को भी रिजेक्ट, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक मिथ है। तो ये थी 4 थ्योरीज ऑफ नेचुरल स्कूल्स जो आज कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी वीडियोस में बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की।